नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी। मेरा नाम है विश्वास और हमारे चैप्टर का नाम है हमारा हमारा अतीत। हमारा पहला चैप्टर है दोस्तों, क्या, कब, कहाँ और कैसे। आइए देखते हैं। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वो सोचने लगी कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने बरसों पहले क्या हुआ था आखिर। तो आइए देखते हैं कैसे पता लगाएंगे। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपको ये पता लगाना हो कल क्या हुआ था, आप कैसे पता लगाएंगे? आप रेडियो सुन सकते हो, टीवी देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको ये जानना हो पिछले साल क्या हुआ था, आप क्या करोगे? आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करोगे जिसे उस समय के बारे में पता हो, जिसको उस समय या उस घटना के बारे में पता हो, मालूम हो कि 1 साल पहले कोई घटना हुई थी, वो क्या थी। किसी को पता, आप उससे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये जानना हो कि बहुत पहले क्या हुआ था, ये आप कैसे जान सकते हो? आइए देखते हैं कैसे जान सकते हैं। और देखिए, अतीत के बारे में सबसे पहले चीज, अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। देखिए, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम शिकारियों के बारे में जान सकते हैं, हम किसानों के बारे में जान सकते हैं, हम पशुपालकों के बारे में जान सकते हैं कि कौन कौन से पशुओं को पालते थे। हम व्यापारियों के बारे में जान सकते हैं कि व्यापारी कौन सा व्यापार करते थे। पुरोहितों के बारे में जान सकते हैं कि कैसे पूजा करते थे। यहाँ तक कि हम ये भी जान सकते हैं कि पहले के कलाकार क्या क्या कलाएं दिखाते थे, संगीतकार क्या क्या संगीत बनाते थे। हम ये भी जान सकते हैं कि बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे। यही नहीं, आप ये भी जान सकते हो कि वो कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। हाँ, कौन कौन से गीत गाते थे ये भी पता कर सकते हो आप। अगर आपको ये पता करना लोग कहाँ रहते थे, आइए हम देखते हैं सबसे पहले लोग रहते कहाँ थे। आरंभिक मानव जो था वो कहाँ रहता था। आरंभिक मानव जो था वो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे थे। मतलब लाखों वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। उन्हें बोलते हैं आरंभिक मानव। जो आरंभिक मतलब शुरुआती मानव है, अगर उनके बारे में देखा जाए तो कहाँ रह रहे? वो रह रहे थे नर्मदा नदी के तट पर, जिसमें जो थे कुछ जो थे कुशल संग्राहक थे, कुशल आखेटक थे, जो आसपास के जंगल की विशाल संपदा से परिचित थे। जो जंगलों के जो पेड़ पौधे थे उनके जड़ों, फल फूल, शिकार, इन सब पे निर्भर थे। इन सब को इकट्ठा करके वो भोजन क्या करते थे, इन पे जंगलों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड थे। अब देखिए, आप उत्तर पश्चिम में जो सुलेमान और किरतर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने, मतलब महिला और जेंट्स, आदमी और औरत, इन सब ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ को उगाया था, उपजाना आरंभ किया था। शुरुआत हुई थी गेहूं और जौ उपजाने की शुरुआत सबसे पहले सुलेमान और किरतर की पहाड़ियों में हुआ था। आरंभिक मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ को कहाँ उगाया था? क्या बोलेंगे? सुलेमान और किरतर की पहाड़ियों में। यहीं पे उन्होंने सबसे पहले भेड़, बकरी तथा गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया। बाद में वे लोग गांव में रहने लगे। उत्तर पूर्व में गारो
तथा मध्य भारत, उत्तर पूर्व में गारो, तथा गारो जयंती है ना पहाड़ियाँ, सुना तो होगा ना आपने। और मध्य भारत में जो है वो विंध्य की पहाड़ियाँ, वहाँ पे कृषि का विकास हुआ। देखो दोस्तों, उगाया जो मतलब मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ जो उगाया सुलेमान और किरदर की पहाड़ियों में उगाया, लेकिन कृषि का जो विकास हुआ उत्तर पूर्व में जो है गारो में हुआ, गारो की जो पहाड़ियाँ हैं, और मध्य भारत में जो है विंध्य की पहाड़ियों में हुआ। कुछ अन्य ऐसे स्थान थे जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ये मैप में देख सकते हैं, ये देखिए मैप में आप देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। ये देखिए रही गारो की पहाड़ियाँ, गारो की पहाड़ियाँ भी देखा ना आपने, सबसे पहले कृषि का विकास कहाँ हुआ, यही हुआ, अब विंध्य की पहाड़ियों में हुआ। ये देखिए मानचित्र पर सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। तो मानचित्र में आप जाएंगे तो सिंधु नदी अगर आपको देखना है तो ये हम दिखाते हैं आपको सिंधु नदी। ये देखिए सिंधु नदी निकली और ये निकल के ये चली गई जाके। अब ये देखिए ये निकलती हैं ऐसे अरब सागर में जाके गिर जाती हैं। अब ये देखिए ये सिंधु नदी है, इनका हिसाब क्या है, इनकी सहायक नदियाँ हैं। देखिए झेलम है, ये चिनाब है, ये रावी है, सतलुज है, ये सब नदियाँ क्या जाके सिंधु से मिलती हैं और फिर एक साथ जाके वहाँ अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए अब आगे कहाँ गया, नीचे गया, नीचे दिखाते हैं हम आपको। सहायक नदियाँ कहते किन्हें हैं? सहायक नदियाँ वो होती हैं जो कहीं जाके मतलब बहते बहते जाती हैं और जाके किसी बड़ी नदी से मिल जाती हैं, वही सहायक नदियाँ होती हैं। अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना। देखिए लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर जो थे वो फले और फूले, मतलब नगरों का विकास हुआ। आरंभिक नगरों का विकास जो है सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके आसपास आरंभिक नगरों का विकास हुआ। वहीं जो गंगा नदी है वो और उसके तट के, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों हैं जो हैं उनके तटों के आसपास जो नगरों का विकास हुआ लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, मतलब 2500 साल पहले। देखिए गंगा और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है जाके पता लगाइएगा, आप लगाएंगे तो बहुत सारी सहायक नदियाँ पता लग जाएगा आपको। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध था। बिहार वाला क्षेत्र प्राचीन काल में बिहार को मगध बोला जाता था। मगध के शासक आपको पता ही है कितना शक्तिशाली था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली से देखिए दिया भी हुआ है। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। तो मगध का राज्य आपको पता है कितना विशाल था। देश के अन्य हिस्से में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। और हमारे भारत में देख लेना बहुत से ऐसे मजबूत राज्य थे, बड़े बड़े राज्य थे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। जो लोग थे ना एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप तक यात्राएं किया करते थे, लेकिन ये कभी कभी यात्राएं बहुत कठिन हो जाती थी। कठिन क्यों होती थी? ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, गर्म रेगिस्तान, नदियाँ, समुद्र, इतने बड़े बड़े समुद्र। पहले इतने सारे ट्रेवल के वो थोड़ी थे यार, संसाधन थोड़ी थे, तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाया करती थी। फिर भी वो यात्राएं करना नहीं छोड़ते थे, उनके लिए यात्राएं संभव नहीं थी, यात्रा करते थे। कभी कभी काम की तलाश में यात्राएं करते थे, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, ऐसा भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई तो उन्हें अपने स्थान छोड़ के जाना पड़ा, एक स्थान से दूसरा स्थान पर प्रस्थान करना पड़ा। बहुत सारे कारण, या तो काम की तलाश में होता ना आदमी नौकरी। आज ही देखिए आप नौकरी की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, नहीं जाते? जाते ही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, मजबूरी थी, क्या करते। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से युद्ध के लिए, युद्ध में विजय हासिल करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती थी। युद्ध होता था ना, एक राज्य का दूसरे राज्य से होगा, भाई तो अपना राज्य छोड़ के जाएंगे तभी तो युद्ध होगा, ऐसा थोड़ी होगा। या दूसरे कोई भी, मान लीजिए आपके राज्य पर हमला हुआ
तो यार वहाँ से सेना आई है, यहाँ हमला हुआ, तभी तो जाना पड़ता ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता था। अब एग्जाम्पल ले लीजिए आप, मोहम्मद गौरी, वो भारत आया ना, तो ये बताइए मोहम्मद गौरी आया तो उसे अफगान तो वैसे भारत का हिस्सा था, तो वो गजनी से आया था ना, गजनी। ये बताइए वहाँ से उसको यहाँ आना पड़ा, तो एक स्थान छोड़ के दूसरा स्थान पे आया ना, तो वैसे ही था, लोग यात्राएं करनी पड़ती थी, युद्ध के लिए करनी पड़ती थी, कोई ना कोई कारण बनता था कि भैया यात्राएं करनी, या तो देखिए काम की तलाश, या फिर प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, या फिर युद्ध के लिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। कभी कभी वो व्यापार के लिए भी जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। धार्मिक गुरु जो थे वो क्यों जाते, धार्मिक गुरु वो काम कहता शिक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुकतावश यात्रा किया करते हैं। कुछ लोगों को नए नए जगहों की खोज करना बहुत अच्छा लगता था, जैसे आप लोगों को भी लगता होगा, ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता होगा, नए नए स्थानों को देखना, जानना उनके बारे में। तो जैसे वास्को डी गामा आया था ना खोज करते हुए भारत, तो पहले लोगों को बहुत शौक चढ़ता था, भारत खोया नहीं था कहीं पर यार, समुद्री मार्ग का पता लगाया था, वैसे ही था। कहाँ पहुँच गए हम लोग, हाँ ये देखिए, इन यात्राओं से एक फ़ायदा होता था, एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। इन यात्राओं से जैसे मान लीजिए आप अमेरिका के लोग भारत आए, तो आपको अमेरिका के बारे में पता चलेगा ना, या आप इंडिया से अमेरिका गए तो वहाँ पे भारत के बारे में लोगों को पता चलता है। वैसे ही एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर लोग आते जाते थे तो उनके विचारों का आदान प्रदान एक दूसरी जगह पे हो जाया करता था। देखिए आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, आप ही बताइए क्यों करते हैं, सोचिए और जवाब दीजिए। एक बार फिर से आप मानचित्र 1 को देखो, पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वत की ऊंचाइयों को छू सके। देखिए आप मानचित्र 1 में देखिए, जो हमारा उपमहाद्वीप है वो कहीं चारों तरफ से पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र आपको हर तरफ दिखाई देगा, कहीं पहाड़ियाँ दिख रही हैं, कहीं पर्वत है तो कहीं समुद्र है। ये प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं, ठीक है। हालांकि फिर भी ये सब चीज़ें पार करना लोगों के लिए आसान नहीं था, लेकिन जिन्होंने ऐसा चाहा उन्होंने उसे पार कर लिया। अब एक बात बताइए, हम खड़े होकर देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे, पर जिन्होंने चाहा उन्होंने किया, जिन्होंने चाहा वो चढ़ गए ना माउंट एवरेस्ट पे। कभी ऐसा लगता होगा यार कौन चढ़ेगा, अब देखिए अब तो लगता है हर रोज लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। पहले अब में कितना अंतर हो गया है। अब देखिए कहाँ पहुँचे हम लोग, एक बार हाँ ये देखिए यहाँ पे है। जिन्होंने ऐसा चाहा ऐसा कर सके, वो पर्वतों की ऊंचाइयों को छू लिए, गहरे समुद्रों को भी पार कर गए। उपमहाद्वीप के बाहर कुछ लोग यहाँ आए और यहाँ तक बस गए। अब देखिए बहुत सारे, अब आज जो कहते हैं ना, देखिए मोहम्मद गजनी बोल लीजिए या गौरी बोल लीजिए, उनके साथ बहुत सारे लोग आए यहाँ पे, यहाँ के बस गए। अब यहाँ से वो लोग वापस नहीं गए ना, यहीं रह गए। तो वैसा पहले भी होता था, बहुत पहले से ही होता आया है, अब भी आया है। अब ये लोग आते हैं भारत में, बहुत सारे लोग पता ना कहाँ, बांग्लादेशी देख लीजिए आते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, आके यहाँ रह जाते हैं। तो होता है, पहले से होता आया है, आज से ही क्यों। अब आप ये सोचते होंगे कि देश का नाम हम लोग बोलते हैं ना, कोई इंडिया बोलता है, कोई भारत बोलता है, आखिर वो पड़ा कैसे। तो आइए देखते हैं। अपने देश को हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। हम अपने देश के लिए इंडिया बोलते हैं या भारत बोलते हैं, करते हैं, सही बात है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे है, देखिए इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है और इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाइए, जाइए पता लगाइए। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले, जो उत्तर पश्चिम से आए थे ईरानी और यूनानी जो थे, उन्होंने सिंधु को ही हिंदोस या इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में जो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि थी, जो प्रदेश था, उसको इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग एक विशेष प्रकार के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक
लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति है, ऋग्वेद में मिलता है। भारत शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है, जो लगभग आज से 3500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब देखिए, आपको अतीत के बारे में कैसे जाने, अभी भी ये सवाल तो आपके मन में है, आखिर हम जाने कैसे। देखिए कैसे जाने, अभी बताते हैं। ये देखिए, पहले ये देखिए, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। पांडुलिपि था क्या, कहीं ऊपर नीचे है शायद। हाँ, ये देखिए, ये पांडुलिपि है, ये 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। ये जो है आपका समझ ही नहीं आएगा आपको क्या लिखा है, 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। ये बनता कैसे था ये देख लीजिए। ये ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को बांधकर तब बनाया जाता था। वही दूसरा क्या था, हिमालय में पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का पेड़ होता है जिसे भुर्ज का पेड़ कहते हैं। उसके छाल से भी बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए यहाँ लिखा भी है। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। देखिए, अतीत के बारे में पता करने के लिए सबसे पहले हम ये पता कर सकते हैं कि उस समय कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, उनके बारे में पता कर सकते हैं, उनको ढूंढ सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, इसलिए इनको पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि शब्द का प्रयोग होता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन के मेन्यू से निकला है। ये पांडुलिपियाँ जो थी वो ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले, देखिए मैंने बताया था ना भुर्ज पेड़, वो देखिए भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। जो ये पांडुलिपियाँ जो हैं वो कैसे होती थी, ये ताड़पत्रों या तो ताड़ के जो पत्ते थे उनको काट कर उसमें एक साथ बांध कर उन पर लिखी जाती थी। या तो हिमालय क्षेत्र में भुर्ज नामक पेड़ पाया जाता था, उसके छाल को छील के विशेष प्रकार से तैयार करके तब उसका भोजपत्र पे लिखी मिलती हैं, उसके भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। आगे देखिए, ये देखिए 1000 वर्ष पूर्व का है ये जो मैं आपको बता रहा था। अब आगे देखिए क्या है, इतने वर्ष पुराने हो गए यार, 1000 वर्ष पुराने, 1000 वर्ष पुराने का तो ये है मतलब कई हजार साल हो गए। तो इतने वर्ष होने के कारण क्या दिक्कत है, देखिए इन पांडुलिपियों को कुछ को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ हैं जो आज भी हमारे लिए उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियाँ जो कहाँ मिलती हैं, मंदिरों में मिल जाती हैं, बिहारों से प्राप्त हो जाती हैं। इन पुस्तकों को पढ़ के हमें धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, दवाइयाँ, औषधियाँ तथा विज्ञान, जो मतलब देखिए इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा इन पांडुलिपियों को पढ़ते हैं हम तो हमें पता चलता है उस समय का धार्मिक जीवन कैसा था, राजाओं का जीवन कैसा था, आम जीवन कैसा था, उस समय औषधियाँ कौन कौन सी थी, विज्ञान में क्या क्या खोज हुए थे, टेक्नोलॉजी क्या क्या थी, सारी चीज़ों की चर्चा उसमें मिल जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य है ना, वैसे तो महाभारत महाकाव्य की गिनती में ही आती है, महाभारत रामायण ये सारी चीज़ें आती हैं, बोलते हैं लोग, अब आदमी जो मान ले, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे महाकाव्य हैं जो लिखे हुए हैं, उनके या कविता या नाटक जो भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। देखिए बहुत सारे महाकाव्य, नाटक, कविताएं संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्राकृतिक भाषा में मिलती हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कर आम लोग करते हैं। देखिए अभी देखिए आम लोग क्या बोलते हैं, आम लोग जो हैं हिंदी बोलते हैं। बहुत लोग अपने अपने मतलब स्टेट की अपनी अपनी भाषाएं अपने अपने प्रयोग करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं। तो यही सारी चीज़ें पहले भी थी। जो विद्वान लोग थे, ऋषि मुनि थे, उन लोगों का क्या था, वो संस्कृत बोलते थे। जो आम जनता थी वो प्रकृति भाषा का प्रयोग करती थी। हम अभिलेखों, देखिए दूसरा, एक तो हम लोग पांडुलिपियों के माध्यम से पता लगाया, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख क्या होते हैं, अब आप ही सोचेंगे अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख होते हैं ऐसे लेख
पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, मतलब लिखवाए जाते थे। कभी देखिए अभिलेख क्या होता है, अभिलेख जो होता है ना, पत्थरों पे जैसे कोई चीज़ लिखवा देना या किसी कठोर धातु पे कोई चीज़ लिखवा देना, उसे ही अभिलेख बोला जाता था। तो पहले जो राजा महाराजा थे, ठीक है, तो वो देखिए ये है ना, ये देखिए पांडुलिपि में जो आपको वो दिखा रहा था, ये पांडुलिपि नहीं अभिलेख, ये अभिलेख है, अशोक का अभिलेख है, कांधार में मिला है, अफगान के कांधार में। अफगानिस्तान जाएंगे ना आप तो कांधार में, लेकिन देखिए 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख है। ये वर्तमान में अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। ये देखिए इसी तरह के लोग अभिलेख जो है लिखवाते थे, उत्कीर्ण करवाते थे। तो अभिलेख लिखवाए क्यों जाते थे, उत्कीर्ण क्यों करवाए जाते थे? देखिए कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह लिखवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। लोग अपने आदेशों को लिखवा देते थे ताकि आम जन उनको देख सके, पढ़ सके और उसका पालन कर सके। इसलिए लोग अपने आदेशों को क्या करते थे, अभिलेख के माध्यम से लिखवा देते थे और टांग देते थे या रख देते थे, जो भी समझिए। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों के जीवन के बारे में पता चलता है। इसके अलावा स्त्री पुरुषों के जीवन के बारे में पता चलता है। उदाहरण के लिए शासक की लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। उदाहरण के मान लीजिए जैसे शासक क्या है, ये अभिलेख मतलब मैं बता रहा हूँ, कुछ अभिलेख ऐसे होते थे जिनमें शासक अपने कोई युद्ध हुआ, उसमें जीत हुई या हार हुई, विजय हुए पराजय हुए, जो भी हुए, उनका भी लेखा जोखा रखते थे। उन लेखा जोखा के माध्यम से कुछ राजा थे, उनके राजाओं तथा उनके रानियों सहित अन्य लोग जो थे उनके बारे में उन लेखों के माध्यम से पता चल जाता है। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? बिल्कुल, ये जल्दी खराब नहीं होते, इस पर लिखे हैं तभी तो अभी आज तक चल रहे हैं, लोगों को पता चल जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। देखिए एक तो पांडुलिपि हो गया, दूसरा आपका अभिलेख हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारी वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती थी, ठीक है, उनका अध्ययन जो करते हैं उसे ही पुरातत्वविद कहते हैं। अब पुरातत्वविद अध्ययन कैसे करते हैं? पत्थर और ईंटों से बनी इमारतें के जो अवशेष मिलते हैं उनका अध्ययन करते हैं, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए खुदाई करवाते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की होती हैं, कुछ पकी मिट्टी की मिलती हैं, कुछ धातु की बनी होती हैं, कुछ ऐसे तत्व कठोर होते हैं जो धातु की बनी होती है, कठोर होती हैं तथा जल्दी नष्ट नहीं होती हैं। पुरातत्वविद जानवरों तथा चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। अब ये बताइए पुरातत्वविद जो हैं जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां क्यों ढूंढते हैं? वो इसलिए ढूंढते हैं ताकि पता लगा सकें, उन्हें पता लगाने में मदद मिले कि पहले के लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष तो प्राप्त होते नहीं हैं, जैसे मान लीजिए चावल ही ले लीजिए, अगर वो जल गया तो टुकड़ा प्राप्त हो जाएगा और जो नहीं जला वो नष्ट हो जाता था। अन्न के दाने, मान लीजिए अन्न का कोई भी दाना है, वो जल गया तो जले हुआ मात्रा में वो रह गया, बचा रह गया, प्राप्त हो गया। जो नहीं जला, जो कच्चा है, वो नष्ट हो गया। अन्न या लकड़ी के जल जाते हैं, लकड़ी जल जाता तो कोयले के रूप में मिलता है, आपको पता ही है, वो कोयला बन जाता तो 1000 साल तो बनी रहती है, खुदाई में वो निकल जाता तो पता चल जाता है। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्वों से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए जो ने पांडुलिपियों से, अभिलेखों से तथा पुरातत्व मतलब खुदाई से जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं उसको जो है स्रोत शब्द नाम दिए हैं। जो इतिहासकार हैं उसे स्रोत बोलते हैं। इतिहासकार इन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। स्रोतों से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जैसे कोई स्रोत प्राप्त होता है तो अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक, बहुत मज़ेदार हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। जैसे जैसे हमें स्रोत मिलता जाता है वैसे वैसे हम अंदाज़ा लगाते हैं
और अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, पहले के लोग ये खाते होंगे, ये पहनते होंगे, ऐसे रहते होंगे, ये खेल खेलते होंगे, ये गीत गाते होंगे, बहुत सारी चीज़ों का पुनर्निर्माण होता है। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ये सीआईडी वाले दया हैं और एसपी प्रद्युम्न है। इनको सुराग मिलते ही ये लोग तुरंत मुजरिम के घर तक पहुंच जाते हैं, पीछा नहीं छोड़ते, पूरी कहानी खुद बना लेते हैं। समझे दया, कुछ समझे, कुछ तो गड़बड़ है दया। छोड़िए खैर इन सब बातों को, आगे देखिए। एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, ये देखिए, ये खुदाई में मिला है। ये देखिए, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, एक ही मटका मिला है। ये 4700 वर्ष पूर्व का है। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है उस समय के आसपास है, वहाँ सिंधु नदी की जो खुदाई है वहाँ मिला है। देखिए, वहीं एक चांदी का सिक्का भी मिला है दाएं, ये देखिए चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। ये गंगा नदी के आसपास का होगा। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में ये सिक्का कैसे भिन्न है? भाई बहुत भिन्न है। आज के सिक्के देख लो, आज के सिक्के गोल होते हैं, ये कैसे हैं? एक चीज़ और हाँ ये देखिए, ये छूट गया था। 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांदार से प्राप्त हुआ। ये जो अभिलेख है अशोक का है, हाँ ठीक है। ये लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है। इसमें हाँ एक चीज़ देख लिया, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें यूनानी तथा अरामेइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये यूपीएससी उठा सकता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें उठाते रहते हैं वो लोग, हम लोग छोड़ देंगे, पता चला उठा लिए, फिर आप कहेंगे कि हमने बताया नहीं। अब देखिए, अब आप ये सोच रहे हैं अतीत एक है या अनेक है। आपने चैप्टर का नाम जब मैंने बताया था हमारा अतीत, उस समय आपने ध्यान नहीं दिया, पर ध्यान दीजिए, यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग जो है बहुवचन के रूप में किया गया है। और बहुवचन के रूप में क्यों किया गया है? ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। भाई जाहिर सी बात है, देखिए बिजनेसमैन और कृषक जो किसान थे और पशु पालने वाले जो लोग थे, राजा रानियों के जीवन से भाई जीवन भिन्न होगा ही। आज ही देख लीजिए, बिजनेसमैन और किसान, सबका जीवन अलग अलग है। किसान या जवान, सब छोड़िए, किसान और जवान दोनों का जीवन भिन्न है, दोनों का जीवन अलग अलग है। अंबानी देख लीजिए और किसी गरीब आदमी को देख लीजिए, दोनों का जीवन भिन्न भिन्न है। बहुत सारी चीज़ें, किसी अमीर या गरीब को देख लो, बहुत सबका भिन्न भिन्न अलग अलग जीवन होता है, सबका अपना रहन सहन होता है, सबका जैसा आदमी का बजट वैसा काम होता है। पहले भी ऐसा था। व्यापारियों को देख लीजिए, शिल्पकार, उनका व्यापारियों का अपना जीवन, बिजनेस कर रहे हैं यार, अपना व्यापार में बिजी हैं। शिल्पकार अपनी मूर्तियाँ बनाना, अपने अपने काम में बिजी हैं। जैसा हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते हैं। वो आज भी होता है, अलग अलग राज्यों में चले जाइए, अलग अलग जगह चले जाइए, लोग अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करते हैं। पहले भी ऐसा होता था। उदाहरण के लिए देख लीजिए, अंडमान द्वीप जो है वहाँ देख लीजिए, वहाँ क्या होता है, अधिकांश लोग आज भी अपना भोजन जो है मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल को इकट्ठा करके, संग्रह करके करते हैं। अपना अंडमान द्वीप में चले जाइए, लोग आज भी क्या करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, फल फूल को इकट्ठा करते हैं, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वहीं शहरों में देख लीजिए, शहरों में जो लोग हैं दूसरों पर डिपेंड है, किसानों पर डिपेंड है। किसान खेती नहीं करेगा, भूखे मर जाएंगे। इस तरह के इस तरह के भेद जो थे वो अतीत में भी थे, पहले भी होता है, पहले से ही होता है, नई बात थोड़ी है, पहले से ही होती आई है। इसके अलावा एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी बीजियों का लेखा जोखा रखते थे। उस समय जो राजा महाराजा थे, वो युद्ध में जो हार जीत जो भी हो गई, विजय पराजय जो भी होती थी, उनका लेखा जोखा रखते थे। वहीं उनके मुकाबले जो आम आदमी था वो अपना लेखा जोखा नहीं रखता था। यही बात कह रहा है। यही कारण है कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ाई जाने वाली शासकों की लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। देखिए, शासक जो तो लेखा जोखा रखते थे, तो उसमें उन सारी चीज़ों का जिक्र होता था उनके बारे में, तो यही कारण है कि हम उनके बारे में आसानी से जान जाते हैं।
कि उन शासकों के बारे में कि शासक कैसे थे, उनका राज्य कहाँ था, उनकी रानी कौन थी, कितनी थी, कौन युद्ध हारे, कौन से युद्ध जीते, सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। लेकिन शिकारी, मछुआरे, संग्राहक मतलब शिकारी शिकार करने वाले, मछुआरे मछली पकड़ने वाले, कृषक किसान, पशुपालक पशु पालने वाले जैसे आम आदमी थे, ये अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। उनके बारे में पुरातत्व की सहायता से हम जान सकते हैं या जानते हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अब देखिए तिथियों का मतलब क्या है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि आज कौन सा डेट है, तब क्या बताएंगे? 18 फरवरी 2024, ठीक है। लेकिन आखिर ये गणना कैसे होती है? इस गणना की शुरुआत ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह जो थे उनके जन्म की तिथि से की जाती है। वो जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन से की जाती है, कि मतलब उस दिन से लेके आज तक 2024 साल बीत चुके हैं, ठीक है। जबकि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के मतलब उसके जन्म से पहले की तिथियों को ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों को मान लीजिए, क्या कह रहा है ये समझे नहीं, 2000 को एक सेंटर मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से पीछे की गणना करनी है तो इससे पहले, अब 2024 साल तो करेंगे नहीं, अब 2000 को मतलब एक मोटा मोटा मान लेते हैं कि 2000 साल हो गए ईसा मसीह के जन्म से अब तक 2000 साल हो गए। और उससे पहले जो होगा, मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता है तो 4700 ईसा पूर्व दिखा रहा है ना, 4700 ईसा पूर्व, तो 2000 ये भी ईसा पूर्व जन्म के 4700 वर्ष पूर्व, तो 47 20 कितना हो गया आप अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, अभी छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी हैं, अभी यूपीएससी के पास इतना टाइम नहीं है कि ये पूछे, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर है, ये आप खुद कीजिए, खुद करेंगे तो अच्छा रहेगा, ना तो कहिए चलिए हम ही करा देते हैं, ना तो फिर कहेंगे कि भैया हमने कराया नहीं। देखिए नर्मदा घाटी, आपको पता है नर्मदा घाटी कौन सा था? अरे नर्मदा घाटी आप लोगों को नहीं पता? आखेटक तथा संग्राहक कहाँ रहते थे? नर्मदा घाटी में तो रहते थे, ठीक है। पहला बड़ा राज्य मगध। अरे जानिए गारो की पहाड़ियाँ कहाँ है? बताओ गारो की पहाड़ियाँ में क्या मिला है? आरंभिक कृषि का विकास हुआ ना। सिंधु तथा सहायक नदियों, अरे इतना कैसे भूल गए? सिंधु तथा सहायक नदियों में प्रथम नगर गंगा घाटी लगभग 2500 ईसा पूर्व। ये तो आपको पता होना चाहिए। चलिए हमने एक बता दिया, बाकी आप सब कीजिए। दोस्तों देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए यूपीएससी की परीक्षा बहुत नज़दीक है, 2024 2025 या आपको भविष्य में कभी भी यूपीएससी की परीक्षा देनी है तो देखिए उसके लिए एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिना एनसीईआरटी की यूपीएससी कोई क्रैक कर ही नहीं सकता। जितने भी टॉपर्स हैं आप उनसे बात कीजिए, वो आपको यही बताएंगे कि एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिना एनसीईआरटी के यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं की जा सकती। देखिए आप अपना 1 घंटा रोज़ निकालिए और इस पे दीजिए। 6 से स्टार्ट किए हैं 12 तक की डेली एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं जियोग्राफी भी शुरू करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपको और बहुत सारी वीडियो, बहुत कुछ देना, सब कुछ फ्री रहेगा। मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूँगा और मुझे कुछ नहीं करना, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए बहुत से बच्चे पैसों की वजह से तैयारी नहीं कर पाते हैं। देखिए मैं उनको, अगर आप मुझे 1 साल का टाइम दोगे, ठीक है, तो मैं आपको यूपीएससी से जुड़े जितने भी सिलेबस हैं, जो सिलेबस में यूपीएससी सिलेबस में जो कुछ भी है, मैं आपको सब इस पर प्रोवाइड करवा दूंगा। बस 1 महीने में आपको सब कुछ इस पर मिलना चालू हो जाएगा, पर आप लोग इसको शेयर करेंगे तब। तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब बाकी अपना साथ बनाए रखिए और हम आपके साथ हैं। बाकी कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए दोस्तों, गुड नाइट। 11 बजे डेली आपको ये वीडियो मिलेगी, ध्यान रखिए। बहुत जल्दी करंट अफेयर्स भी आपको मिलना चालू हो जाएगा,
ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलिए बाय बाय।